चलिए तो कुछ एंटी फंगल मेडिकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एम्फोटेरिसिन बी, जो कुछ भी शॉर्ट नोट के तौर पे आपको पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जाते हैं, या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में भी इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं एम्फोटेरिसिन बी के बारे में, तो कैसे काम करते हैं। पहले तो हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि कैसे ये एम्फोटेरिसिन बी काम करती है। अभी आपको जैसे पता होगा कि जो फंगल सेल्स होते हैं उसमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाहर एक मेम्ब्रेन भी होता है इसमें, ठीक है। सो फंगल सेल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन भी होता है। सो एम्फोटेरिसिन बी क्या काम करती है कि एम्फोटेरिसिन बी की आसक्ति है अर्गोस्ट्रॉल के प्रति, कोलेस्ट्रॉल के प्रति उसकी अच्छी आसक्ति है, उसके ऊपर वो बाइंड हो जाती है। सो अर्गोस्ट्रॉल के साथ बाइंड हो जाती है और वो पोर्स बनाती है मेम्ब्रेन में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्फोटेरिसिन बी जो है वो फंगल सेल मेम्ब्रेन में एक पोर बनाती है। जो मेन काम करती है वो है पोर बनाना, और पोर बनाने से जो भी अंदर सेल के अंदर जो अच्छे उसके मोलिक्यूल होते हैं, सेलुलर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फंगल सेल्स के, वो बाहर निकल जाते हैं और जिससे सेल मर जाता है। तो इसी प्रकार से ये काम करती है। तो एम्फोटेरिसिन बी जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो अर्गोस्ट्रॉल है उसके साथ वो बाइंड हो जाती है, और जिससे एक प्रकार का पोर या फिर चैनल बना देती है, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट और इम्पोर्टेंट कंटेंट बाहर निकल जाते हैं और जिससे सेल मर जाता है। तो इस प्रकार से एम्फोटेरिसिन भी काम करती है। अब ये पोलिन ग्रुप की एंटी फंगल दवा है जिसमें निस्तेटीन का भी समावेश होता है। यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही रखे हैं, फार्माकोकाइनेटिकली, डायनेमिकली, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हमने डिस्कस किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये ओरली नहीं दी जाती, नॉट अब्जॉर्ब ओरली, इसे एडमिनिस्टर किया जाता है आईवी इन्फ्यूज़न से, और वो भी स्लो। तो स्लो आईवी इन्फ्यूज़न से ही एम्फोटेरिसिन भी दवाई दी जाती है, और वाइड स्पेक्ट्रम है, काफ़ी सारे सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस के अंदर ही यूज़फुल होती है। बात करते हैं कौन कौन से, तो इसमें है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ होती है, या फिर म्यूकोरमाइकोसिस। कोविड के बाद हमें पता है कि म्यूकोरमाइकोसिस का काफ़ी सारा प्रेवलेंस था, बढ़ गया था, इंसिडेंस बढ़ गए थे। और जो डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन होते हैं स्पोरोथ्रिक्स से, तो इस टाइप के सिस्टमिक इन्फेक्शंस में स्पेशली पहले दो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर सिस्टमिकली एम्फोटेरिसिन बी का यूज़ किया जाता है। इंट्राथीकली भी दी जाती है मेनिंजाइटिस के अंदर ये, और अगर और लोकली भी दी जाती है कॉर्नियल अल्सर और कीरेटाइटिस में। तो आई के अंदर इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसे लोकली यूज़ किया जाता है। तो आप इसके कुछ यूजेस के बारे में जानकारी रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एम्फोटेरिसिन बी जो है वो काफ़ी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस लाती है साथ में, और इससे ऑब्वियसली इन्फ्यूजन के तौर पे देते हैं, तो इन्फ्यूजन के साथ साथ जो एसोसिएटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो काफ़ी होते हैं, स्पेशली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो इसीलिए हमेशा आपको उसके साथ जुड़ी हुई दवाइयाँ पहले दे देनी चाहिए या फिर साथ में रखनी चाहिए, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिनिक्स हो गए या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, ऑलवेज वहीं जहाँ पे ये अवेलेबल्स है लाइफ सेविंग ड्रग, उसी सेटअप में आपको आईवी इन्फ्यूजन उसको स्लोली देना चाहिए। दूसरी एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो एम्फोटेरिसिन बी के साथ एसोसिएटेड एडीआर है, वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। एम्फोटेरिसिन बी काफ़ी नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, इससे ट्यूबुलर डैमेज होता है जिससे एसिडोसिस होता है, पोटेशियम लॉस होता है, मैग्नीशियम लॉस भी होता है। ये कम करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल सलाइन के इन्फ्यूजन करें। अच्छे से नॉर्मल सलाइन अगर दिया जाए एम्फोटेरिसिन बी देने से पहले, बिफोर हैंड, तो उससे आप लोग नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम कर सकते हैं। बट उसका जो सोल्यूशन है उसे आप नॉर्मल सलाइन में ना बनाएं, उसे पहले दे दें। एम्फोटेरिसिन बी देने से पहले नॉर्मल सलाइन दे दें, लेकिन अगर एम्फोटेरिसिन बी का सोल्यूशन बनाना है तो ऑलवेज उसे शुगरी सोल्यूशन बनाएं, डेक्सट्रोज में बनाएं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एम्फोटेरिसिन बी के साथ याद रखना है वो है ब्लड काउंट्स। ऑलवेज पेशेंट्स का ब्लड काउंट्स भी देखिए, स्पेशली अनीमिया के लिए, क्योंकि ये इरिथ्रोपोइटिन का लेवल घटाती है जिससे अनीमिया हो सकता है। और अगर इसे इंट्राथीकली हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं मेनिंजाइटिस जैसे सिचुएशंस में, तो आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को भी पेशेंट्स के ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इससे सीजर और न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एक तो इन्फ्यूजन से जुड़े हुए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, दूसरे नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और तीसरे जो ब्लड काउंट्स और न्यूरोलॉजिकल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो ऑल एंड ऑल ये थोड़ी टॉक्सिक मेडिकेशंस हैं, तो इसीलिए इसका देते समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है।
अभी ये जो डिसएडवांटेजेस थे एम्फोटेरिसिन बी से, उसको ओवरकम करने के लिए कुछ नए फॉर्मुलेशंस या फिर न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी एम्फोटेरिसिन बी के बनाए गए हैं, जिसका नाम है लाइफोसोमल एम्फोटेरिसिन बी या फिर कोलॉइडल डिस्पर्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी का लिपिड कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ नए फॉर्मुलेशन बनाए गए हैं लाइपोसोमल फॉर्म में, स्पेशली एम्फोटेरिसिन बी का यूज़ किया जाता है। ये लिपिड वाले प्रिपरेशन है एम्फोटेरिसिन बी से। ये जो कन्वेंशनल प्रिपरेशन से थोड़े कॉस्टलियर आते हैं, लेकिन एडवांटेज कैरी करते हैं। क्या एडवांटेज होते हैं कि जो किडनी टॉक्सिसिटी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो मेनली उसकी जो डोज लिमिटिंग चीज़ थी या फिर कोई भी फिजिशियन उसको यूज़ करने से कतराता था, वो एम्फोटेरिसिन बी के बाद एक दूसरी एंटीफंगल हम लोग डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फ्लूसाइटोसिन। हमेशा एम्फोटेरिसिन बी के साथ इसका नाम जुड़ा ही जाता है, क्यों देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये पिरिमिडिन एनालॉग है। काफ़ी जगह पे फ्लूसाइटोसिन आएगा, एंटी कैंसर मेडिकेशन में भी आपको ये दवा का नाम सुनाई देगा, फ्लूसाइटोसिन। ये ओरली दी जाती है अनलाइक एम्फोटेरिसिन बी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें से कई बार ये एमसीक्यू या फिर वाइवा के अंदर ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसको एम्फोटेरिसिन बी के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी है एम्फोटेरिसिन बी के साथ, सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी क्या होता है। सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी वो है कि अगर दो ड्रग को कंबाइन किया जाए तो इससे कुछ एडेड एडवांटेज होता है उसके एडिशनल एडवांटेज के साथ। तो कैसे, तो इसीलिए पहले हमको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा। हमें पता है ऑलरेडी कि जो कैसे काम करती है एम्फोटेरिसिन बी। तो जैसे हमने बात की कि एम्फोटेरिसिन बी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काम करती है, वहाँ पे जो अर्गोस्ट्रोल होता है वहाँ पे वो बाइंड हो जाती है और एक पोर फॉर्मेशन कर देती है कि जहाँ से ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट बाहर निकल जाते हैं। फ्लूसाइटोसिन कैसे काम करती है कि जो फ्लूसाइटोसिन है वो पहले तो साइटोसिन परमीएज नाम के एंजाइम की मदद से अंदर जाती है और फिर वो उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइटोसिन डी अमीनेज। तो इस एंजाइम की मदद से उसके एक्टिव फॉर्म 5-फ्लोरोयूरेसिल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है और कन्वर्ट होने के बाद इवेंचुअली ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है, जो फंगल सेल में चल रहा होता है, उसको ये इनहिबिट करती है, इंटरफियरेंस विद द आरएनए फंक्शन। तो इवेंचुअली जो फंगल प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है उसके साथ इंटरफियरेंस करती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है उसके मैकेनिज्म में कि एक तो ये प्रोड्रग की तरह काम करती है, साइटोसिन डीएमिनेज की मदद से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है विच इज़ 5-फ्लोरोयूरेसिल, और वो इवेंचुअली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है। अभी दूसरी बात हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, कैसे ये सिनर्जिस्टिक हुआ एम्फोटेरिसिन बी और इसके साथ। तो जैसे हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि एम्फोटेरिसिन बी के साथ में अगर फ्लूसाइटोसिन दी जाए तो एम्फोटेरिसिन बी क्या काम करेगा, पोर फॉर्मेशन करेगा और वो उसके अंदर से अंदर जा सकती है। तो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है या काम करने का तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा, उसको ईजी एक्सेस मिल जाएगा सेल के अंदर जाने के लिए और वहाँ पे वो अपना काम कर सकती है। तो एक जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करने वाली जो मेडिकेशन होती है और दूसरी अंदर जाके काम करने वाली मेडिकेशन होती है, जब भी वो हम लोग कंबाइन करते हैं तो एक अच्छा बढ़िया सा कॉम्बिनेशन निकलता है। एंटी माइक्रोबियल की बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो बीटा लैक्टम ग्रुप की एंटी माइक्रोबियल्स थी, अगर उसके साथ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स देते हैं, ठीक है, काफ़ी बार जेंटामाइसिन का यूज़ किया जाता है अमोक्सक्लेव के साथ या फिर कोई ऐसी पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग या सिप्लोस्पोरिन्स के साथ, तो उससे एडवांटेज वही रहता है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड अंदर जाके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है और बीटा लैक्टम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा सिनर्जिस्टिक एक्शन आपको देखने को मिलता है। स्पेक्ट्रम की भी बात की जाए तो ये भी काफ़ी सारे इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शंस को कवर करती है। क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शंस, कैंडिडा इन्फेक्शन, दो आप सी से याद रख सकते हैं, स्पेशली 5-फ्लूसाइटोसिन के सी के साथ। तो 5-फ्लूसाइटोसिन के साथ क्रिप्टोकोकोसिस एंड कैंडिडा, दो इन्फेक्शंस आप याद रख सकें, इनके अंदर ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली इफेक्टिव है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल की बात करें तो ब्लड काउंट्स ऑलवेज आप याद रखें। ब्लड काउंट्स जो है एंटी फंगल स्पेसिफिकली सिस्टमिक इन्फेक्शंस के अंदर जब भी देते हैं, तो जैसे एम्फोटेरिसिन बी में भी था, यहाँ पे भी आपको बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, एलोपेशिया, हेयर लॉस और फिर लीवर के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। एम्फोटेरिसिन बी के ऊपर हम लोग किडनी फंक्शंस के ऊपर ध्यान ज़्यादा रखते थे, यहाँ पे लीवर के ऊपर भी ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। चलिए तो जानते हैं एक और एंटी फंगल ग्रुप के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। यह है एजोल्स एंटी फंगल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग है जिसके नाम से आप समझ गए होंगे, पीछे एजोल्स आता है, कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, वेरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोस्कोनाजोल, रूबिकोनाजोल। सो काफ़ी सारे ये जो एजोल्स एंटी फंगल ग्रुप के एंटी फंगल मेडिकेशन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका। तो यहाँ पे आप समझिए कि
जो भी फंगल सेल मेम्ब्रेन होता है, फंगल सेल मेम्ब्रेन के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अर्गोस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल अर्गोस्ट्रॉल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो बनना ज़रूरी है। और बनने की प्रोसेस जो है स्टेप वाइज, उसमें 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप ये है कि स्क्वेलिन जो है वो स्क्वेलिन ऑक्साइड बनता है, ठीक है पहले। तो ये जो बनता है एक एंजाइम की मदद से बनता है, स्क्वेलिन एपोक्साइड जो एंजाइम है या फिर मोनो ऑक्सीजनेस कहते हैं, उसकी मदद से बनता है। और जो स्क्वेलिन जो बनता है उसके अंदर से बनता है फिर लैनोस्ट्रॉल, और लैनोस्ट्रॉल के अंदर से इवेंचुअली बनता है अर्गोस्ट्रॉल। सो लैनोस्ट्रॉल से जो अर्गोस्ट्रॉल बनता है, वो जो यहाँ पे एंजाइम है उसका नाम है 14 अल्फा डी मिथाइलेज। सो 14 अल्फा डी मिथाइलेज नामक एक एंजाइम है जो लैनोस्ट्रॉल से अर्गोस्ट्रॉल बनाता है लास्ट स्टेप में। और जो हमारे एजोल एंटीफंगल है, ये जो 14 अल्फा डीमिथाइलेज है उसको इनहिबिट करते हैं। तो इसको इनहिबिट करने से अर्गोस्ट्रॉल नहीं बन पाता, अर्गोस्ट्रॉल नहीं बन पाता तो फंगल सेल मेम्ब्रेन प्रॉपरली नहीं बन पाता, और जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन ना बनने की वजह से अंदर के कंपोनेंट बाहर आ जाते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एम्फोटेरिसिन बी को अगर एजोल्स के साथ कंबाइन किया जा सकता है कि नहीं, क्या होता है। तो उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप दोनों की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझे हैं तो पता चल जाएगा कि एजोल्स एंटीफंगल क्या काम करते हैं। एजोल्स एंटीफंगल जैसे हमने बात की कि अर्गोस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ही कम करते हैं, जबकि एम्फोटेरिसिन बी क्या काम करता था। एम्फोटेरिसिन बी क्या काम करता था कि वो अर्गोस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके पोर्स बना देता था, ठीक है। तो अब अर्गोस्ट्रॉल ही नहीं बन रहा है तो कहाँ पे एम्फोटेरिसिन बी काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रास्ट चीज़ हो रही है, ये अर्गोस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन बंद कर रहा है और ये अर्गोस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके मैकेनिज्म कर रहा है। तो इस टाइप की जो कॉम्बिनेशन है ये एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ करना चाहिए। तो टोटल इरेशनल कॉम्बिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर से आप समझ गए कि दोनों को कंबाइन करने का कोई लॉजिक ही है नहीं। कीटोकोनाजोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। नैरो एंटीफंगल है, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे CYP इनहिबिटर है कीटोकोनाजोल। CYP 450 अगर आप पढ़े हैं जनरल फार्मेक में, उसको ये इनहिबिट करता है। फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, ये सब भी इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करने से क्या होता है, इसको इनहिबिट करते हैं तो जो भी दूसरी ड्रग अगर साथ में दी जाए और वो भी CYP एंजाइम से मेटाबोलाइट होती है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ जाता है, उसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स होती है। मान लीजिए कि साइक्लोस्पोरिन जैसी ड्रग्स हैं, या फिर वॉरफेरिन या फिर थियोफाइलिन जैसी कुछ ड्रग है जिसकी थेरापेटिक इंडेक्स नैरो है, जिसका थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। इनहिबिशन ऑफ CYP एंजाइम्स क्यों होता है, क्योंकि उसकी वजह से, सॉरी, इनहिबिशन ऑफ जो CYP एंजाइम्स होता है उसकी वजह से दूसरा जो चीज़ होता है कि एड्रिनल और गोनाडल जो स्टीरॉइड्स हैं उसका फॉर्मेशन भी कम होता है। ये इनहिबिट होने की वजह से, CYP इनहिबिशन होने की वजह से एड्रिनल और गोनाडल स्टीरॉइड का फॉर्मेशन भी ये कम करता है, और जिसकी वजह से आपको जो हार्मोनल डिसबैलेंस वाली थोड़ी तकलीफ होती है, गायनेकोमस्टिया होता है, उससे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है और फिर इनफर्टिलिटी भी होती है। तो CYP इनहिबिशन से 2 चीज़ होती है, इंटरेक्शंस होते हैं और दूसरे एंटी एड्रेनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स जिसे कहते हैं वो भी होता है, जैसे गायनेकोमस्टिया और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। फ्लुकोनाजोल की बात करते हैं तो फ्लुकोनाजोल है, ओरल बायोबिलिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, CNS पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छा है। तो काफ़ी सारे फंगल इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शंस में फ्लुकोनाजोल एज अ ओरल फॉर्मुलेशन यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप CCC से याद रख सकते हैं, कैंडिडियासिस, कोकिडियोआइडोसिस और क्रिप्टोकोकोसिस। तो इसके अंदर फ्लुकोनाजोल बहुत ही इफेक्टिव है। मेंटेनेंस थेरापी के यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस अगर हो गया है तो फ्लुकोनाजोल मेंटेनेंस थेरापी के अंदर यूज़ होता है। जैसे हमने बात की कि इंडक्शन थेरापी, इनिशिएशन थेरापी एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन के कॉम्बिनेशन से यूज़ होता है। तो अगर आप इनिशियल ट्रीटमेंट कर दें एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन से, उसके बाद ऐसे मेंटेनेंस थेरापी आप फ्लुकोनाजोल यूज़ करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लुकोनाजोल के बारे में। फिर इट्राकोनाजोल, ब्लास्टोमाइकोसिस एक नॉन मेनिंजल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है जिसे ब्लास्टोमाइकोसिस कहते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस है, पैरा है, कोकिडियोआइडोमाइकोसिस है, स्पोरोट्रिकोसिस है। तो इस टाइप के स्पेसिफिक फंगल इन्फेक्शंस के अंदर इट्राकोनाजोल का यूज़ किया जाता है। इसकी CNS एंट्री बहुत ही लिमिटेड है।
यहाँ पे दूसरी भी एक चीज़ रखी है कि फ्लुकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। कई बार फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, उस फंगल इन्फेक्शन में भी फ्लुकोनाजोल का यूज़ किया जाता है। वोरिकोनाजोल इसी ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट है, मीन्स की फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया में ड्रग ऑफ चॉइस वोरिकोनाजोल है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप फ्लुकोनाजोल का यूज़ कर सकते हैं। वोरिकोनाजोल की बात करें तो वोरिकोनाजोल वाइड स्पेक्ट्रम है, वी से याद रख सकते हैं, वोरिकोनाजोल वाइड स्पेक्ट्रम है। इन्वेजिव एस्परजिलोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस के तो फॉर्म के यूज़ किया जाता है। फ्यूसारियम जैसे इन्फेक्शंस के अंदर यूज़ की जाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। जीआई साइड इफ़ेक्ट्स और हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉमन है, ये उससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है और आपको हार्ट रेट के ऊपर ध्यान रखना है, प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल होता है। वोरिकोनाजोल से विजुअल ऑल्टरेशंस भी होते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन, ऑल्टर्ड कलर परसेप्शन और फोटोफोबिया जैसी चीज़ें भी होती हैं। अगर वोरिकोनाजोल का ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ किया जाए तो उससे एक्रेटिक किरेटोसिस होते हैं और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी होते हैं। इस टाइप का स्किन डिसऑर्डर्स है जो एक्टिनिक किरेटोसिस जिसे कहते हैं, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के रिपोर्ट्स भी पाए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं वोरिकोनाजोल के बारे में। पोसाकोनाजोल एक है जो एकमात्र एंटी फंगल है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस की तरफ काम करती है। एक नई है इसावुकोनाजोल, ये एक ऑर्फान ड्रग है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एस्परजिलोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप के कुछ एमसीक्यूज आपको पूछ सकते हैं। फिर बात करते हैं एक और ग्रुप के बारे में जो है इकिनोकैंडिन्स। इकिनोकैंडिन्स एक ग्रुप है जो फंगल सेल वॉल के ऊपर काम करता है। कैप्सोफंगिन, मिकाफंगिन और अनिदुला फंगिन इसके नाम है, इसके अंदर जो ड्रग है उनका। कैसे काम करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, एक तो ये पेरेंटली दी जाती है, इंट्रावीनसली दी जाती है। कैप्सोफंगिन यहाँ पे अप्रूव की गई है इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लिए, जो एम्फोटेरिसिन बी या फिर वोरिकोनाजोल से भी ना रिस्पॉन्ड करे तो उस केस में आपको कैप्सोफंगिन दी जानी चाहिए। ज़्यादा तक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अच्छी टॉलरेट करती है, थोड़े बहुत इन्फ्यूजन से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैसे काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे हमने बात की कि जो फंगल सेल वॉल होती है इसमें फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर्स होते हैं, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बीटा-13 ग्लूकैन। तो ये जो बीटा-13 ग्लूकैन बनाने वाले एंजाइम्स हैं, इकिनोकैंडिन उनको इनहिबिट करते हैं, और जिसकी मदद से बीटा-13 ग्लूकैन नहीं बन पाते हैं, सो सेल वॉल को ये डैमेज करता है, फंगल सेल वॉल को ये डैमेज करके काम करता है। फिर बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंटी फंगल की। उस टाइप के एंटी फंगल मेडिकेशंस जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस के यूज़ किए जाते हैं, लेकिन दिए जाते हैं एज अ सिस्टमिक ड्रग। अगर सुपरफिशियल स्किन के ऊपर या नेल के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, तो भी आप ओरली यूज़ कर पाएँ। इस प्रकार का जो उसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम निकलता है वो है ग्रिजोफल्विन। भाई कई बार पूछते हैं कैसे काम करते हैं ग्रिजोफल्विन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें ग्रिजोफल्विन का बहुत स्पेसिफिक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन, फंगल जब सेल अलग होता है, सेल डिवीजन होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म होते हैं और दोनों एंड के ऊपर वो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशंस के साथ इंटरफियरेंस करते हैं फंगल में, स्पेशली डर्मेटोफाइट्स नाम की जो फंगस होती है उसके अंदर, और इसके अंदर ये यूज़फुल है। ओरली दी जाती है, जैसे हमने बात की सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए सिस्टमिकली यूज़ की जाती है। ओरल अब्जॉर्प्शन इसका फैटी मिल के साथ बढ़ता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। डर्मेटोफाइट्स जैसे हमने बात की, स्किन इन्फेक्शन या फिर हेयर इन्फेक्शंस जिसे टीनिया इन्फेक्शंस कहते हैं, उसके अंदर यूज़फुल है क्योंकि ये केराटिन लेयर जो होते हैं उसके अंदर ये डिपॉजिट होते हैं और वहाँ पे फंगल के अगेंस्ट काम करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, माइल्ड एलर्जिक, फोटोसेंसिटिव रिएक्शंस और लीवर डिसफंक्शंस कई बार हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। कम ड्रग है, आप लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से ड्रग से डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होती है। कुछ सिफिलोस्पोरिन्स थी जैसे हमने बात की थी, ये भी आप उसमें ऐड कर दीजिए ग्रिजोफल्विन। इसका मेटाबॉलिज्म इंड्यूस होता है फिनोबार्बिटॉन जैसी ड्रग्स से। फिर आते हैं दूसरी कुछ ड्रग्स जिसे एलामीन्स भी कहते हैं, और इसमें टर्बिनाफिन, नेफ्टिनाफिन, ब्यूटेनाफिन जैसी नाफिन से एंड होने वाली एंटीफंगल मेडिकेशंस का यूज़ होता है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझे एलिमाइन ग्रुप्स का, तो जैसे हमने एजोल एंटीफंगल समझे थे कि अर्गोस्ट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेम्ब्रेन के लिए। इसमें जो पहला स्टेप है उसमें स्क्वेलिन अपोक्सीडेज नामक एंजाइम है जिसकी मदद से लेनोस्ट्रोल बनता है, और लेनोस्ट्रोल के अंदर से 14 अल्फा डी मिथाइलेज के अंदर से अर्गोस्ट्रोल बनता है। तो स्क्वेलिन एपोक्सीडेज नामक जो एंजाइम है, इसको ये ड्रग
इनहिबिट करती है एलिमाइंस। तो एलिमाइंस इसको इनहिबिट करती है और जिसकी मदद से ये एर्गोस्ट्रोल का प्रोडक्शन नहीं करती है और इवेंचुअली फंगल सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होता है। फंगीसिडल ये ड्रग्स है एलिलेमाइंस, ये स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज को इनहिबिट करती है जिससे रैशिश और जीआई अपसेट जैसी साइड इफेक्ट्स होती हैं। टर्बिनाफिन है ओरल फंगीसिडल ड्रग। एजोल एंटीफंगल की बात करें तो कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल कैन बी यूज ओरली सुपरफिशियल अगर इन्फेक्शन है। हम लोग इसकी बात करते हैं कि ऐसी ड्रग की जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन में दी जाए, तो सिस्टमिक तरीके से दी जाए, तो उसमें कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल ये भी आप ओरली दे सकते हैं। बट वोरिकोनाजोल सुपरफिशियल इन्फेक्शंस के लिए नहीं यूज़ होता है, स्पेशली बाई हमारे सिस्टमिक रूट से, ओरल रूट से। अभी टॉपिकल ड्रग के बारे में बात करते हैं। अगर सुपरफिशियल इन्फेक्शन है तो आपको किस किस प्रकार की टॉपिकल ड्रग्स देनी चाहिए, तो उसमें जो है एक तो है पोलिन्स जिसमें निस्तेटिन का इन्वॉल्वमेंट होता है, टॉपिकली यूज़ की जाती है लोकल कैंडिडा इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। फिर इमिडाजोल्स का यूज़ होता है जिसमें मिकोनाजोल, इकोनाजोल, ठीक है, जो कीटोकोनाजोल, ये जो हमने ग्रुप सब पढ़े हैं एजोल्स वाले, तो इसका यूज़ होता है। एलिलेमाइंस में भी कुछ हैं, टर्बिनाफिन, ब्यूटेनाफिन। फिर यहाँ पे कुछ ड्रग लिखी है साइक्लोपायरोक्स, ओलियामिन, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, टोलनाफ्टेट। तो ये कुछ मेडिकेशंस हैं कि जो सुपरफिशियल इन्फेक्शंस के लिए टॉपिकली भी दी जाती है। इनके सिर्फ नाम याद रखें तो भी बेहतर है। तो होपफुली आपको जो एंटी फंगल मेडिकेशंस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसके बारे में पता चल गया होगा। हमने कुछ जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वैसे ही ध्यान रख के ये पूरा लेक्चर बनाया है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।